नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर क्लासेस में। और ये है हमारा 7th यूनिट जिसमें हम बात करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, इसमें क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम्स होते हैं, कैसे जो है इसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन करके कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, सब कुछ इसमें हम बारीकी से समझेंगे। तो आपसे बस एक निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप हुए देखें, क्योंकि ये वीडियो अगर आप कंप्लीटली देख लेते हैं तो आपके सारे डाउट्स कंप्लीट हो जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो भी आपको लग रहा होगा कि ये इम्पोर्टेंट है तो उसका नोट जो है वो आप बनाते चले। हालांकि मैं इसका जो है नोट्स बाद में प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं। पहले हम जानेंगे मेजर सीरियल क्रॉप्स के बारे में, जिसमें आएगा पैडी, वीट। उसके बाद हम समझेंगे पल्सेज एंड ऑयलसीड्स के बारे में, यानी कि दलहन खेती जो होती है उसके बारे में। फिर समझेंगे कैश क्रॉप, जिससे आप नगद जो है वो पैसे जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि शुगर केन वगैरह होता है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम समझेंगे क्रॉपिंग सिस्टम, उसके आर्किटेक्चर के बारे में, कैसे जो है क्रॉपिंग जो पैटर्न कैसे बनाई जाती है उसके बारे में। देन हम समझने वाले हैं जो ब्लूप्रिंट है हमारा, उसके बारे में। देन हम समझने वाले हैं कि क्या मॉड्यूल होती है, सॉइल वाटर मैनेजमेंट के बारे में हम समझने वाले हैं। इसके बाद हम समझेंगे वीड मैनेजमेंट के बारे में। देन हम समझेंगे रिसेंट ट्रेंड्स, जो एग्रीकल्चर में रिसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके ऊपर हम समझेंगे। और एट द एंड हम समझने वाले हैं कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के बारे में, कि आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो लेक्चर आप पढ़ रहे हैं, इसमें इकोनॉमिक्स का क्या रोल है, कैसे मार्केटिंग होती है, ये सब कुछ इसमें समझने वाले हैं। वो कंप्लीटली जो होगा आपका बीसीसी एग्जाम के बेस्ड पे है। और उसी को सिलेबस जो है, उसके सिलेबस को टारगेट करके इस लेक्चर को डिजाइन किया गया है। तो फॉर श्योर कि जो भी इसमें टॉपिक्स आ रहे हैं वो आपके एग्जाम को डायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट correspond करेंगे। जो एग्जाम आप देते हैं उसके रिलेटेड ही इसमें आपको एमसीक्यूज वगैरह इस लेक्चर पे आपको मिलते जुलते दिखेंगे। ठीक है, लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि पीवाई क्यू वगैरह अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं फर्स्ट जो है ओराइजा सैटिवा के बारे में, जिसे हम पैडी, धान या फिर राइस के नाम से जानते हैं। इसे फंडामेंटल समझ लेते हैं। जो स्टेबल होता है वो मोर देन 50% ग्लोबल पॉपुलेशन का है, मतलब कि दुनिया का आधी आबादी जो है वो मुख्य रूप से इसका ये भोजन होता है, मतलब कि चावल खाते ही हैं। ठीक है, ओरिजिन जो है मतलब इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो साउथ ईस्ट एशिया में हुई है। टेम्परेचर जो है फेवरेबल 25 to 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है इसे ग्रो करने के लिए। रेनफॉल जो है वो 100 to 150 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए होता है। हाईली रेनफॉल एरियाज जो है वहां पे राइस ज्यादा होते हैं। खैर, अगर रेन नहीं भी होते हैं तो अल्टरनेटिव ऐसे एरियाज में जहाँ पे सेमी रेनफॉल देखने को मिलती है वहां हम वाटर प्रोवाइड करते हैं थ्रू इरिगेशन। सॉइल की बात करते हैं, इसमें क्ले लूमी सॉइल सुटेबल है। वेराइटीज जैसे कि आयर 8 और जो है मिरेकल राइस, जाया, पद्मा, स्वर्णा, बासमती, ये सब जो है वो बेस्ड वेराइटीज के अंदर आते हैं। और भी काफी सारे वेराइटीज है और हर साल नए नए वेराइटीज विकसित किए जाते हैं। तो जो सबसे बेहतर इन द सेंस ऑफ यील्डिंग कह सकते हैं, इन द सेंस ऑफ डिजीज रेसिस्टेंस कह सकते हैं, स्टेबिलिटी के ऊपर जो है वो हम उसको काउंट करते हैं। शोइंग स्पेस जो है, आपको सीड ट्रीटमेंट दिया जाता है पहले। तो सीड ट्रीटमेंट जो है, कार्बेंडाजिम जो है 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपको सीड ट्रीटमेंट देना है। सीड रेट जो है वो 25 to 30 केजी पर हेक्टेयर होता है ट्रांसप्लांटिंग में। ओके, ब्रॉडकास्टिंग में ज्यादा लगेंगे, 80 to 100 केजी पर ब्रॉडकास्टिंग में। ठीक है, तो समझ लीजिए। ब्रॉडकास्टिंग मेथड होता है जब आप स्कैटरिंग ऑफ सीड्स को ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। अगर आप खुले हाथ को जो अगर बीज को अगर फैलाते हो फील्ड में, अब तब उपज होती है तो उसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। अगर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, कहने का मतलब एक ऐसा स्पेस जहां पे हम सीड को सो करते हैं और उसमें से प्लांट निकलते हैं, छोटे 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 प्लांट निकलते हैं। और देन उसके प्लांट को हम निकाल करके बड़े फील्ड में ट्रांसफर करते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग। और इससे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा ऐसा क्रॉप है इसके ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो इसमें राइस लिखेंगे।
और समझते हैं न्यूट्रिशन और वीट्स की। तो न्यूट्रिशन जो है इसमें एनपीके मस्ट है, यानी कि नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस की बात कर रहा हूँ, जो कि रेशियो होगा 120:60:40 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से रेशियो। जो नाइट्रोजन होगा वो क्रॉप रेसिंग के ऊपर में इसको यूज किया जाएगा ऊपर से, ठीक है। वीट्स की बात कर लेते हैं, जो कि इसमें वीट्स मेजरली आपको देखने को मिलते हैं, आपको 3 दिन में ही जो है बुटलर आ जाएंगे, या फिर आपको ये देखने को मिलेगा प्रेटिकुलर, आपको देखने को मिलेगा वीट, ये अलग अलग वीट्स जो है इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं पैडी के डायग्नोस्टिक्स और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के बारे में भी समझ लेते हैं, और डिजीज के बारे में भी। तो पेस्ट की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो है पेस्ट लगता है येलो स्टीम बोरर, जो कि डेड हाल सिम्टम्स बनाते हैं। इसमें जो है इसके अंदर होल कर देते हैं और इसको खाना शुरू कर देते हैं, यानी कि बोर करते हैं इसको, ठीक है। ये सिम्टम्स है। तो आप इसे कैसे कम कर सकते हो, कैसे इसे किल कर सकते हो, तो जो है कार्बाटेप हाइड्रोक्लोराइड का यूज कर सकते हो इसको किल के लिए। फेरोमोन ट्रैप्स यूज कर सकते हैं इसको पकड़ने के लिए, ठीक। डिजीज की फेरोमोन ट्रैप्स क्या होता है, तो ये एक तरीके का केमिकल होता है जो कि हार्मोनल एक्टिविटी के हिसाब से, इसके स्मेल के हिसाब से जो है इसको कैच करता है। डिजीज डायग्नोस्टिक समझ लेते हैं। डिजीज जो है राइस में सबसे मेजरली होता है खैरा डिजीज, जो कि जिंक डिफिशियंसी से होता है। और डिजीज की बात करें इसमें कई सारे डिजीज होते हैं, जब बर्ड्स आ जाते हैं तो उसमें आपको स्मॉट वगैरह देखने को मिलते हैं, बहुत अलग अलग जो है रस्ट वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके आपूर्ति जिंक सल्फेट से आप कर सकते हैं। मॉइस्चर की बात कर लेते हैं, तो हार्वेस्टिंग का टाइम 20% मॉइस्चर जो है वो रहना चाहिए, और सेफ स्टोरेज के लिए 10 to 12% रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी हार्वेस्टिंग में, अगर ज्यादा रहेगी स्टोरेज में तो आपको प्रॉब्लम होगी किस चीज से, तो आपको प्रॉब्लम होगी वीबिल से। इंसेक्टिसाइड्स वगैरह आपको यूज करना पड़ेगा, फ्यूमिगेशन वगैरह करना पड़ेगा, तो ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया है जिससे आप स्टोर ग्रेन पेस्ट वगैरह से लगने से बचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वीट के प्रोडक्शन को। वीट का साइंटिफिक नेम होता है क्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, जिसे हम गेहूं भी कहते हैं। इसमें एक होता है CRI, यानी कि क्रिटिकल स्टेज एक होता है, ठीक है। तो उसको भी हम समझ लेते हैं, और क्राउन रूटिनाइजेशन के बारे में समझते हैं। CIR के बारे में समझते हैं, क्रिटिकल इरिगेशन जो होता है, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले सीजन समझ लीजिए, ये रबी कुल सीजन क्रॉप है, और पहले जो हमने आपको बताया था वो खरीफ का था, ठीक है। सोम, ये सोम लोमी सॉइल में आपको पाया जाता है, सोमी लोमी में, या फिर लोमी सॉइल कह सकते हैं। डेप्थ जो है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए सीड का। सीड रेट जो है 100 kg पर हेक्टेयर होता है, और डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा आप वेराइटी यूज कर रहे हैं, किसी किसी में कम भी लगते हैं। मेथड की बात करते हैं, तो सीड कम जो फर्टिलाइजर ड्रिलर है उससे आप कर सकते हैं इसको। और वेराइटीज की बात करते हैं, इसमें आप सोनालिका, कल्याण सोना और PVW 343 आप यूज कर सकते हैं। इसमें अलग अलग वेराइटीज जो मुख्य रूप से जो यूज किए जाते हैं वो यही वेराइटी है। अब इसमें हम समझते हैं CRI जो क्या होता है। CRI क्रिटिकल स्टेज की बात कर रहे हैं। क्रिटिकल स्टेज जो है रूट जोन वाला होता है, जब डे 0 से लेकर डे 21 के बीच में आता है। तो इरिगेशन अलर्ट आपको करता है क्राउन रूट इनिशिएशन में, जब 21 दिन का हो जाता है तो आपको मस्ट क्रिटिकल स्टेज माना जाता है, तब आपको पानी इसको देना है, तब आपको स्प्रे यील्ड लॉस का जो है वो देखने को मिल सकता है, तो उस टाइम आपको ज्यादा केयर करने की जरूरत है। पैथोलॉजी की बात कर लेते हैं, यानी कि डिजीज की बात करेंगे, जो डिजीज में है इसमें व्हीट रस्ट लगते हैं आपको, ब्राउन येलो ब्लैक रस्ट देखने को मिलते हैं। गेहूं का जो है रस्ट जो पाउडरी टाइप का देखने को मिलता है, वो इसमें ज्यादा लगते हैं। पैथोजन जो होता है वो होता है पिशुनिया फंगी, मतलब ये फंगी ही रहते हैं जो भी रस्ट होते हैं। सो इसका मैनेजमेंट आप मैंगो जेब से कर सकते हैं, और डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कलेक्ट करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं पल्स और आयल सीड के बारे में। पल्स मतलब होता है दाल, और आयल सीड मतलब जो तेल वाला जो चीजें हम यूज करते हैं, तेल वाला जो फसल होता है, जैसे कि ग्राम चिकपी की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें ये रबी क्रॉप होता है, हाईली सेंसिटिव होता है, वाटर लॉगिंग से बहुत इनको प्रॉब्लम है। पानी अगर लगेगी तो सारा डैमेज हो जाएगा, गल जाएगा।
सबसे बिफोर में आपको ये जो देखने को मिल रहा है इसे हम कहेंगे निपलिंग और टॉपिंग। प्लकिंग होता है एपिकल बर्ड्स जो है 35 से 40 दिन फॉर मोर पॉट्स। अगर ये बड़ा हो जाता है, अगर ज्यादा आपको पॉट्स चाहिए होता है तो आप ऊपर का जो है पार्ट कट कर देते हैं, तो साइड्स के ब्रांचेज से डेवलप होते हैं और ये बन जाते हैं ऐसे मेनी ब्रांचेस। तो इसमें ज्यादा आपको पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। इसमें लगते हैं ज्यादा खतरनाक हमारा एक बोरर है, ग्राम पोर्ट बोरर, जिसका साइंटिफिक नेम होता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ठीक है, इसे आप एबीपी और ईडोसल्फान से किल कर सकते हैं। अब आई की बात करते हैं, इसमें मस्टर्ड और रेपसीड ज्यादा आता है। जैसे कि सरसों तोरी की बात कर लेते हैं, तो जो है एडिबल आई क्रॉप कहा जाता है इसका। हम जैसे करू का तेल, सरसों का तेल ऐसे करके हम जानते हैं। सीड रेट जो है 4 से 5 kg पर हेक्टेयर होता है और ऑयल कंटेंट इसमें 33 से 40% देखे जाते हैं। पेस्ट डिजीज की बात करें तो इसमें मस्टर्ड एफिड लगता है। ठीक है, माहू जिसे कहते हैं और व्हाइट रस्ट यानी कि सफेद रस्ट देखने को मिलते हैं इसके। इसमें इसके जो दाने होते हैं ना, इसको पेनिकल्स वगैरह में उसमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं शुगर केन के बारे में। शुगर केन जिसे हम इंजीनियरिंग और इसके पैथोलॉजी को समझ लेते हैं। पहले तो शुगर केन का प्रोपागेशन समझिए। शुगर केन लगाया कैसे जाता है? शुगर केन का ना कोई बीज होता है, इसको कट करके लगाते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं जब जहां जहां आई लिखता है वहां। या अगर आपको ज्यादा पैमाने पे रोपना है, ज्यादा डिस्टेंस पे अगर रखना है, पूरा खेती करना है अगर लंबे पैमाने पे, तो आप इस तरीके का आइस कलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल सिंगल ले सकते हैं। या फिर आप ऐसे इस रे में भी ले सकते हैं, अगर 3 आई इसमें आपको दिख रहा है तो ले सकते हैं। अगर एक प्लांट में अगर आपको दिखे कि 2 ही आई है, डैमेज है, तो आप कट करके छोटा सा आई ले लेंगे। ठीक है, तो 12 to 18 months जब वार्म सीजन होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन किया जाता है। 3 बॉडीविड सीड्स लगाए जाते हैं, जिससे 30,000 से लेके 35,000 पर हेक्टेयर आपको फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। बीज से नहीं होता है, तने से, टुकड़े से होता है, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब जानते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? अर्थिंग अप जरूरी है। अर्थिंग अप यानी कि मिट्टी चढ़ाना, जो कि आलू के खेत में आपको देखने को मिलते हैं और मक्के की खेती में देखने को मिलते हैं। तो इसके जड़ को जो है वो हम उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाते हैं, और इसलिए चढ़ाते हैं ताकि ये लॉजिंग ना हो और ये गिरे ना। ठीक है, टाइंग और क्रॉपिंग बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। एक दूसरे गन्ना से जो है एक दूसरे को बांध दे ताकि एक दूसरा को सपोर्ट मिल सके। ठीक है, ये अर्थिंग अप बहुत जरूरी है, तो इसको जरूर करें और टाइम भी जरूर ध्यान दें। इसमें डिजीज लगते हैं, बहुत खतरनाक सा डिजीज है जिसे हम कहते हैं रेड रॉट, और इसका साइंटिफिक नेम आता है कैलिटो ट्राइकम फैल्कटम। तो ये जो है जिसे हम कहते हैं कैंसर ऑफ शुगर केन, जो कि सोर और अल्कोहलिक स्मेल देखने को मिलता है, फाउल स्मेल देखने को मिलता है, सरा टाइप का, और ये रीडिस टाइप का हो जाता है। तो ये लगने के डिजीज लगने के बाद आप इसे कंज्यूम नहीं कर सकते, जहरीला हो जाता है। अब जो है सिस्टम लेवल समझ लेते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम, इसकी मतलब फसल की प्रणाली। तो ये सीक्वेंस होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं क्रॉप की, आपको कैसे जो है वो क्रॉप्स लगाने हैं, कितना कितना डिस्टेंस पे लगाने हैं, अब कौन सा क्रॉप लगाने हैं, अल्टरनेट कैसे करना है, बगल वाले पड़ोसी का कौन सा खेती है, इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा खेती करोगे। अगर मान लीजिए डिजीज पेस्ट वाला अगर ज्यादा बगल में क्रॉप रहा, अगर सेम अगर आप लगा देते हैं, तो ज्यादा चांसेस रहते हैं कि उसके खेत से आपके खेत में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, पहले समझ लेते हैं फाउंडेशन क्रॉपिंग पैटर्न्स को। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन देखिए, एक सिंपल सा आपको मैं बताऊं, क्रॉप रोटेशन जो होता है वो एक तरीके का प्रैक्टिसेस है। जब आप कोई एक क्रॉप लगाते हो, फॉर एग्जांपल कि अगर आपने वीट लगाया है, तो उसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग हो गई है, तो उसके बाद फिर वापस से वीट नहीं लगाओगे, तब आप लगा दोगे पी, उसके बाद फिर वीट लगाओगे। या फिर वीट लगाने के बाद जो है वो आप पी लगाओगे, फिर राइस लगाओगे। ऐसे जब रोटेट करते रहोगे ना, तो क्या होगा, इससे डिजीज, इसके पेस्ट वगैरह जो है वो क्या होते हैं, बहुत कम लगने के चांसेस होते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी बनी हुई रहती है और अलग अलग जो है उसको मिट्टी को जो है अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करने में भी मदद होती है, क्योंकि अलग अलग पेस्ट क्रॉप्स में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, सपोज कि हम बात कर ले रहे हैं, जैसे वीट जो होता है तो लेग्यूमिनस हम लगाएंगे, जो कि नाइट्रोजन के लिए बेस्ट होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो अगला जो आप क्रॉप लगाएंगे तो उसके लिए वो बेस्ट होगा। तो ध्यान रखिए कि सेम फैमिली का क्रॉप आपको रिपीट नहीं करना है। अगर आप लगा रहे हैं
लिग्यूनस लगा रहे हैं तो आप वापस से जो है आप लिग्यूनस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हैं, राइस जो है वो खरीफ क्रॉप लगा सकते हैं, उसके बाद वीट रबी लगा सकते हैं, मूंग जेड में लगा सकते हैं। तो इस तरीके का आप जो है अलग अलग फेयर कर सकते हैं। जेड जो आता है वो बीच में आता है राइस और खरीफ के, तो इस हिसाब से आप ध्यान रखेंगे। ये कम समय का क्रॉप होता है। मिक्स क्रॉपिंग की बात कर लेते हैं, यानी मिश्रित खेती। तो सीड जो होता है वो मिक्स करके ब्रॉडकास्ट किया जाता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक ही खेत में थोड़े थोड़े दूर पे बहुत सारी चीजें लगाई जाती है मिक्स करके, उसे हम मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। जिसमें क्या होता है, एक रिस्क तो होता है जो कि है एक रिस्क आपको देखने को मिलता है। अगर मान लो सेम फैमिली का आपने लगाया है तो एक क्रॉप से लेके दूसरे क्रॉप में डिजीज और या फिर इंसेक्ट पेस्ट जो है इजिली स्प्रेड हो जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा क्या है इसमें, इसमें आपको रॉ अरेंजमेंट करने का जो है रिस्क कम जाता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि आपको वीट में और चना में जो है ना आपको रॉ देखने की जरूरत नहीं होगी, इस रॉ में है तो इस रॉ में वो नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। इंटर क्रॉपिंग की बात कर लेते हैं, तो जो है इंटर क्रॉपिंग आपको एक के बाद दूसरा अगर लगाया जाता है उसे हम इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। एक के बाद जैसे कि अपना रॉ पैटर्न जो हमारा डिवाइड होता है, जैसे मान लो मेज है और दूसरा रॉ जो है आपका उड़द मतलब बीन का है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको फिगर में देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं एडवांस्ड क्रॉपिंग कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। मतलब कि उन्नत फसल की विन्यास क्या होता है, विन्यास। तो मल्टीपल स्टोरेज क्रॉपिंग की बात कर लेते हैं, बहुमंजिला खेती जिसे हम कहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट हाइट के, अगर आप एक ऐसे प्लॉट लेते हो, चूज करते हो जहां आपने फ्रूट्स के अलग अलग जो है साइजेस के आपने क्रॉप लगाए हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोकोनट यहाँ लगा दिया है, यहाँ पे मैंगो लगा दिया है, यहाँ पे आपने पोमीग्रेनेट लगाया है, यहाँ पे आपने लगा दिया है यहाँ पे आपने लगा दिया है अलग अलग, जैसे कुछ कहीं पे शुगर केन थोड़ा सा लगा दिया है, कहीं पे आपने थोड़ा सा गुआवा लगा दिया है ना, कहीं पे जैक फ्रूट लगा दिया है, या फिर अगर क्या ले तो अब नीचे लतरने वाला तो कहीं पे आपने वाटरमेलन भी लगा दिया है। अगर अगर कह ले कि यहाँ पे हमने पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल भी नीचे लगा दिया है। तो ये अलग अलग जो है प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, इसे हम एडवांस क्रॉपिंग कन्फिग्रेशन में समझते हैं, जिसे हम मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग कहते हैं। और ये आपके फैमिली के लिए बहुत ही बेस्ट होता है कि आप एक खेती में अलग अलग चीजें ग्रो करो, ठीक है, for not the economic purpose, for your consumption। अब समझते हैं पैरेलल क्रॉपिंग क्या होता है। तो पैरेलल क्रॉपिंग जो होता है कम्प्लीटली डिफरेंट ग्रोथ होता है, हैबिटेट मतलब कि जीरो कंपटीशन होता है, मेज और उड़द बीन में कर सकते हैं। सेम हाइट के अगर होते हैं तो आप लगा सकते हैं एक जैसे, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग की बात कर लेते हैं, जो कि इंटेंसिफिकेशन टाइम के लिए होता है, स्पेस भी बचते हैं, और दो क्रॉप आप एक फील्ड में एक साल में आप लगा सकते हैं, उसे हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब एक सब्जी की एक खेतों में आप एक से अनेक सब्जियां लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की, उसके फॉर्मूला की। तो क्रॉपिंग पैटर्न के सीक्वेंस जो है, क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो फार्म रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरियाज बाई नीड्स सोन एरिया इनटू 100 करके, तो आपका ये फॉर्मूला जो है ये तैयार हो जाएगा यहाँ पे, कि आप जो है कि सफल बोया हुआ क्षेत्र कितना हुआ और शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र कितना हुआ, ठीक है, नेट। तो उससे आपका रेशियो निकल जाएगा, आपका मतलब कि आपका कितना फायदा हुआ, कितना मुनाफा हुआ। चलिए अब समझ लेते हैं कि रीजनल एग्रोनॉमी के बारे में, इकोसिस्टम बिहार से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि बीसीसी का एग्जाम है तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही। इरिगेटेड इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं, तो रिलायबल वाटर एक्सेस आपको जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है। डोमिनेंट सिस्टम जैसे कि राइस में आपको चाहिए, वीट में भी चाहिए। तो वीट में ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन राइस में चाहिए। सेकेंडरी सिस्टम की बात कर लेते हैं, तो राइस मेज मूंग आप इस तरीके से आप सिस्टम रख सकते हैं, लेकिन आपको इरिगेशन के लिए आपको ये चैनल का फोकस करना पड़ेगा। रेनफेड की बात कर लेते हैं, यानी कि वर्षा आधारित क्षेत्र, तो आपको डिपेंड करना पड़ेगा आप कौन सा क्रॉप लगा सकते हैं। तो पहले तो जो इरिगेटेड इकोसिस्टम था वहां पे अपने राइस वीट और मूंगबीन की बात की, लेकिन अगर रेनफील्ड एरिया है तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पे आप राइस लेंटिन मसूर
आप लगा सकते हैं। अल्टरनेटिव सिस्टम में आप राइस चिकपी ग्राम भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोकेशन और जगह, टेम्परेचर, क्लाइमेट के हिसाब से हम क्रॉप की चुनाव करते हैं। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा साइंटिफिक नेम तो इसका क्या होता है। पहले हम समझ लेते हैं कॉमन नेम। ठीक है, पैडी जिसे हम धान कहते हैं उसका साइंटिफिक नेम होता है ओराइजा सैटिवा। व्हीट को हम कहते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम। ग्राम पोर्ट बोरर को कहते हैं हेलिकोबर्बा आर्मीजेरा। ठीक है, बी ट्रस्ट का जो है साइंटिफिक नेम आता है, मतलब कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं तो उसके बोलते हैं पुसियाना फंगी। सुगर केन रेड रॉट को का जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म उसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रोचियम पैलिकटम। ठीक है, इसे हम कहते हैं जो डिजीज दिखते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म, नॉट साइंटिफिक नेम, ऑर्गेनिज्म। ओके, सीड ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं तो कार्बेंडाजिम से सीड ट्रीटमेंट करते हैं। वीट कंट्रोल की बात करते हैं तो वेल्चर यूज करते हैं सीड बोरर के पेस्ट को मारने के लिए। कैर्पटैप और हाइड्रोक्लोराइड का यूज करते हैं। खेराई डिजीज से बचने के लिए जिंक सल्फेट का यूज करते हैं। एप्लीकेशन जो है पैथोलॉजी वो अलग अलग डिपेंड करती है। पैडी का जो मतलब धान की बात कर रहे हैं जो स्टेबल सीरियल्स में आते हैं, मुख्य अनाज इसका माना जाता है। वही रबी क्रॉप्स की वीट की बात कर लेते हैं तो रबी सीरियल्स में माना जाता है। इंडोसल्फान जो है आपको देखने को मिलता है ग्राम पोर्ट बोरर को मारने के लिए। मैनकोजेब जो है वो आप वीट रस्ट को मारने के लिए ट्राई अप्लाई कर सकते हैं। शुगर केन रेड रॉट को जो है वो कैंसर ऑफ शुगर केन कहते हैं। सीड ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, बीज उपचार तो सीड ट्रीटमेंट आपको देना है कार्बेंडाजिम से। ठीक है, चलिए इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब समझते हैं रैपिड कॉन्सेप्ट रिवीजन, तो आप कैसे अभी याद कर सकते हैं। पडलिंग आपको बताया है कि जो कि चंचिन सॉइल होता है, स्टैंडिंग वाटर आना चाहिए ट्रांसप्लांटिंग के लिए, मतलब मॉडी होना चाहिए लेकिन पानी उसमें लगा हुआ होना चाहिए। तो वैसे में खेती होती है हमारी किस चीज की, तो हमारी होती है खेती राइस की, तो ये आपको ध्यान रहेगा। देन आपको सीआरआई स्टेज क्राउन रूट इनिशिएशन याद रखना है, ये वीट में होता है 21 डेज पे। निपलिंग जो होता है ज्यादा ब्रांचेस निकालने के लिए वो एपिकल जो पार्ट आता है उसको हम कट डाउन कर देते हैं। सेट जो होता है 3 बर्ड्स का स्टीम का कटिंग चाहिए होता है शुगर केन के लिए। अर्थिंग अप जो है मिट्टी चढ़ाना होता है सपोर्ट के लिए। डेड हर्ट सिम्टम्स बनाते हैं बोरर, येलो स्टीम बोरर, रेड रॉट शुगर केन में आपको देखने को मिलता है। और क्रॉपिंग इंटेंसिव फॉर्मूला आपको बता दिया था, ग्रोस एरिया बाय नेट सोन एरिया इक्वल टू 100। और इंटर क्रॉपिंग की बात कर लेते हैं तो आपको जो है सिमुलेटेंस ग्रोथ देखने को मिलता है इसमें रॉ पैटर्न में। अब हम बात कर लेते हैं वाटर रिक्वायरमेंट की, तो वाटर रिक्वायरमेंट कितना है पर प्लांट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जो है ये आपको देखने को मिलता है कि एक प्लांट को कितना ज्यादा रिक्वायर है, उसके हिसाब से हम वाटर को देते हैं। अगर एक्सेस देंगे तो प्लांट को डैमेज करेगा, अगर वाटर कम देंगे तो ही प्लांट को डैमेज करेगा। मतलब टोटल वाटर जो है वो नीडेड फॉर नॉर्मल ग्रोथ इज इवेपोरेशन ईटी प्लस मेटाबॉलिक नीडेड प्लस एप्लीकेशन लॉसेस, मतलब कितना पानी लॉस करता है हर दिन, कितना इवेपोरेशन होता है, मतलब कैसे जो पानी उड़ जाते हैं, और कितना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इसको लगते हैं, नीड कितना है प्लांट को, उसके हिसाब से इरिगेशन दिया जाता है। तो इरिगेशन आप शेड्यूल कर सकते हैं, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट आप ऐसे जान सकते हैं आर्टिफिशियल वाटर कैसे, अगर बारिश नहीं होती है तो। इरिगेशन शेड्यूल जैसे कि आपको डिसाइड करना है एग्जैक्टली कि कब आपने कितना पानी दिया था। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप सीआरआई स्टेज में क्राउन रूट एक्सटेंशन में दे सकते हैं जो कि 21 दिन पे होता है, तो आपको इसको भूलना नहीं है। तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं कि 1 वीक में दे रहे हैं या 2 वीक में आप वाटर की दे रहे हैं, इसकी क्वांटिटी क्या होगी उसके हिसाब से। तो अब हम समझते हैं सॉइल मॉइस्चर के बारे में। सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट, तो जो है रूट जोन प्रोफाइल को समझ लेते हैं। सबसे पहले जो है ये समझ लीजिए कि जो हमारा टॉप जोन होता है, ये सॉइल का प्रोफाइल मैं नहीं समझा रहा हूँ, तो प्लीज इस चीज से आप अलग रहे हैं, आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि हम सॉइल प्रोफाइल समझा रहे हैं। ये हमारा टॉप जोन होता है जहाँ पे आपको प्लांट लगाए जाते हैं। ये मिडिल जोन होता है जहाँ पे रूट्स जो है इजिली फॉर्म करते हैं, जहाँ पे प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, वाटर्स वगैरह इसको इजिली मिल जाते हैं। और ये हमारा होता है बॉटम जोन जहाँ पे परमानेंटली विल्टिंग पॉइंट होती है, इसके नीचे जाती है जड़, तो ये जड़ यहाँ से सूखती है, ठीक है, इससे नीचे नहीं जा पाती है क्योंकि ये हार्ड होता है। बेड रॉक्स वाले चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है, टुकड़े टुकड़े यहाँ पे रॉक्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे अच्छा जो पार्ट है हमारा मिडिल जोन, सब जोन के बाद मिडिल जोन वाला ही पार्ट है यहाँ। ठीक है,
अब हम मेथड समझ लेते हैं इरिगेशन का, कौन कौन सा मेथड होता है इरिगेशन का, कहाँ कैसा यूज होता है। सरफेस इरिगेशन की बात कर लेते हैं, जो कि फ्लडेड एरियाज में, जैसे कि आप बड़े बड़े खेतों में देते हैं, जैसे कि गेहूं के में या फिर चावल के खेतों में, मतलब धान के खेतों में कर देते हैं आप पानी, तो आप सरफेस इरिगेशन दोगे। स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होती है वो रेन बेस्ड जो होती है, अंडरलेटिंग एरियाज में, सैंडी लैंड में, या फिर अनइवन स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे आप पानी और फ्लड में नहीं दे सकते, मतलब जहाँ आपके सरफेस जो है वो प्लेन नहीं रहा, उबड़ खाबड़ कह सकते हैं जगह हो, वहां पर एक स्प्रिंकलर मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब वर्षा जैसे आप पानी दे सकते हैं इसको बारिश करके। तो ये ज्यादातर जो है फ्रूट क्रॉप्स वगैरह में अप्लाई किए जाते हैं, और ऐसे जहाँ पे अनइवन से स्ट्रक्चर्स होते हैं माउंटेन्स एरियाज में, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन की बात कर लेते हैं, तो ड्रिप इरिगेशन जो है वो सबसे सटीक इरिगेशन माना जाता है, जिसमें 90 to 95% जो है वो इरिगेशन में क्या होता है, वाटर सेव होता है, और ये रूट जोन में डायरेक्ट पानी दिया जाता है। तो ये इनिशिएशन कॉस्ट जो है उसका ज्यादा होता है देखने को मिलता है, लेकिन ये वाटर सेव करता है। तो ऐसे जगह पे इसका ज्यादा यूज किया जाता है जहाँ पे पानी की किल्लत है, या फिर पानी जो है वो सही तरीके से आप फील्ड तक नहीं पहुंचा सकते हैं, अवेलेबल नहीं करा सकते हैं, तो हम ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं। या फिर ज्यादातर आपको देखने को मिलता है ड्रिप इरिगेशन वीड्स को कम करने के लिए, तो ये पॉली हाउस वगैरह में देखने को मिलता है। अब समझते हैं ड्रेनेज मैनेजमेंट, कैसे ड्रेनेज मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जो सरफेस ड्रेनेज आपको देखने को मिल रहा है, जो ऊपरी सतह की जो पानी होती है उसको एक हम चैम्बर बनाते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर को हम कहते हैं ड्रेनेज मैनेजमेंट। तो ऊपर की जो पानी है उसमें से जो पानी निकलती है उसके एक गड्ढा बनाते हैं जहाँ पे इसको स्टोर करते हैं फॉर फ्यूचर पर्पस, ठीक है। सब सरफेस ड्रेनेज की बात कर रहा हूँ, जिसमें एक पाइप लगा देते हैं जो कि पानी स्टोर होता है एक जगह पे, एक लेवल पे, जहाँ से वापस से हम इसको यूज कर लेते हैं। अब समझते हैं क्लिनिकल सॉइल डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट और मैट्रिक्स। तो सैलिन सॉइल जो होता है, यानी कि व्हाइट एल्कली, जो कि हमारा साइंटिफिक पैरामीटर से इसमें क्या पाया जाता है, इसमें जो है इमल्सिफिकेशन जो है आपको देखने को मिलता है, पीएच जो है वो लेस देन 8.5 देखने को मिलता है, एक्सेस सोल्यूबल सैल्ट्स देखने को मिलते हैं, क्लोराइड्स और सल्फेट्स देखने को मिलता है। तो ये साइंटिफिक पैरामीटर्स है जिससे आपको मिट्टी का पहचान होता है, और इसमें कौन से क्रॉप्स लगाए जाते हैं वो, तो ये साइंटिफिक पैरामीटर है। चाहो तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हालांकि इससे ज्यादा क्वेश्चंस देखे नहीं जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये अब बताया जाता है कि क्या ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, अगर लीचिंग हो गया है, फ्लडिंग हो गया है, तो आप क्या कैसे कर सकते हैं। तो जो फील्ड जो है वो सेल्ट को धो देती है ना, रूट जोन तक पहुंच जाते हैं, तो ये सब आप तरीका अप्लाई कर सकते हैं। अगर एसिडिक सॉइल है तो आप कैल्शियम कार्बोनेट का आप यूज करोगे, लाइम यानी कि चूना यूज करोगे, है ना। वाटर लॉग सॉइल्स है, इसमें आपको ग्रो डीप वाटर में आप राइस की वैरायटीज जो है ऐसे पैरा और यूटेरा किस्म की धान लगा सकते हो ऐसे जगह पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं वीड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। वीड्स होता क्या है, वीड्स होता है हमारा जंगल और खरपतवार, इसको हिंदी में बोलते हैं। और खरपतवार जो है वो हमारे क्रॉप का जो है वो कॉम्पिटिटर होता है, कहने का मतलब कि कह लीजिए कि आपका जो है वो एक कंपटीटर जो है, एक पड़ोसी की तरह समझ लीजिए कि आपके पड़ोस वाले आपसे जैसे जलते हैं, वैसे ही ये वीड्स आपसे जलते हैं, और चुपके चुपके चोरी करते हैं, आपका खाना चुरा करके ये ले जाते हैं। कहने का मतलब कि मान लीजिए लॉन में आपने कोई फ्रूट्स लगाया है, आपके पड़ोस साइड दिख रहा है और वो हाथ पहुंचा करके तोड़ लेते हैं, तो ऐसा ही हुआ ना कि आपने तो अपने लिए खाना उसको दिया है, पानी वानी दिया है, ये बड़े तो इसमें से अपने न्यूट्रिएंट्स। तो ये एक तरीके से होता है कंपटीशन भी आप मान सकते हैं इसके, कि दो क्लासमेट है, दोनों में मार्क्स के लिए कंपटीशन हो रहा है। जैसे कि आपको एग्जाम में आपके रैंक के लिए कंपटीशन होगा, सिमिलर वीड्स में भी होता है। तो वीड्स कुछ नहीं होता है, वीड्स होता है अनवांटेड प्लांट्स, और अनवांटेड प्लांट्स जो है वो ऐसे जगह भी हो सकते हैं कि वीड्स आपके एक क्रॉप भी वीड बन जाएगी। कब बन जाएगी, जब वो सही जगह पे ग्रो नहीं करेगी। अगर मान लीजिए वीट की जो है आपने खेती की है, मतलब गेहूं की खेती की है, और वहां गलती से मेज ग्रो हो गया है, या फिर गलती से दाना आ गया है और मेज वहां पे आ गया है, तो मेज को हम कंसीडर करेंगे वीड में, ठीक है, नट की क्रॉप में, क्योंकि ये तो गलती से आया है ना, इसका तो हमें यूज नहीं है, हमने तो वीट की खेती की है। तो दिस इज वीड, आप समझ सकते हैं इसको। तो हार्मफुल और बेनिफिशियल कैसे हो सकता है, जब आप ऑर्गेनिक मैटर इसमें यूज करते हैं, मेडिसिनल वैल्यूज में होते हैं, तो ये तो हेल्पफुल है। कि हार्डली है कि जो कॉम्पीट करता है आपके लाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट से, आपके मेन क्रॉप से, तो जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि मेन क्रॉप नहीं बढ़ेंगे।
जो कॉजिंग है 30 to 50% आपको ये लॉस देखने को मिल सकता है। और ये अल्टरनेट होस्ट होता है पेस्ट का, ठीक है, तो ये आप ध्यान दे सकते हैं। और जो ये वीड है, ठीक है, ये प्लांट आउट ऑफ प्लेस एंड टाइम टर्म पॉइंट वाइज जेथरो टूल, तो ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। जो वीड का जो क्लासिफिकेशन, वीड का जो परिभाषा दिया था उन्होंने, इन्होंने, तो ये साइंटिस्ट है जेथरो टूल। अब समझते हैं इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, कैसे आप वीड मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या है प्रक्रिया। सबसे पहले आप मैकेनिकल टर्म्स अप्लाई करोगे, या फिर आप ट्रैक्टर्स वगैरह, या फिर आप खुद स्पेड्स वगैरह से आप वीड को रिमूव करोगे। दूसरा है आप बायोलॉजिकल यूज कर सकते हो। बायोलॉजिकल ऐसे कीड़े आते हैं जो आप पे वीड को टारगेट करके ही डाले जाते हैं, ठीक है, कि वो वीड को किल कर दे खा करके। तीसरा है हमारा कल्चरल कल्चरल प्रैक्टिसेस करके, निराई गुराई करके आप टेक्निक से स्पेड्स वगैरह से आप घास निकाल सकते हो। चौथा है हमारा केमिकल, इसमें आप हर्बिसाइड्स का यूज कर सकते हो। अलग अलग हर्बिसाइड्स की क्लासिफिकेशन की जाती है, जैसे कि प्री इमरजेंस, पहले ही अप्लाई किया जाता है बिफोर वीड स्प्राउट्स, मतलब ये आपकी घास जो जंगले हैं या फिर जो वीड है उसको निकलने से पहले ही। इसमें आप पेंडिमिथलिन का यूज कर लेते हैं प्री इमरजेंस में। पोस्ट इमरजेंस में आप अप्लाई करते हैं जब स्टैंडिंग क्रॉप्स होता है, तो 2,4-D आप अप्लाई करते हैं ब्रॉड लीव्स के लिए, वीड्स के लिए, ठीक है, को किल करने के लिए। अब हम जानते हैं रिसेंट ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर, रिसेंट ट्रेंड्स क्या है हमारे एग्रीकल्चर में, तो आपको बता देता हूँ कि अभी क्या चल रहा है एक्चुअल में। अभी देखिए जो भी लोग हैं जो शहर में रहने वाले हैं, गांव में कस्बे में रहने वाले हैं, सब लोग जो है वो भाग रहे हैं ज्यादा पैदावार के पीछे, मतलब कि हाई यील्डिंग वैरायटीज के पीछे भाग रहे हैं। बहुत लोग जा रहे हैं ऑर्गेनिक क्रॉप के पीछे, क्योंकि ज्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स बड़ी हैं। और इससे क्या खतरा हो सकता है हमारे शरीर को आपको पता है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकते हैं, ठीक है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकते हैं, हार्मोन को डैमेज करेगा। साथ में आपकी जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी वंश बढ़ाने की जो विधि है, ठीक है, इसमें इसकी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके साथ साथ आपकी गट प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है ना, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। तो इसके लिए सब लोग जो है ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, बहुत कम जो जहर का यूज करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे उनको बीमार कर रहा है। उनकी उम्र जो है, एज, सबसे बड़ा फैक्टर है एज का। जो हमारी उम्र है, वो हमारी जो जीवन रेखा है वो कमते जा रही है। अगर पहले के जमाने में जो लोग 100 साल जीते थे, 90 साल 80 साल जीते थे, आज लोग 60 साल से पहले ही मर जा रहे हैं या फिर 60 साल तक जा रहे हैं। तो ये आप वापस से इस पे वर्क करके आप अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी हेल्थ को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हेल्थ के साथ आप कॉम्प्रोमाइज आप भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपको भी जीना है। तो जीने के लिए आप कुछ भी करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको फोकस करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। तो लेकिन मैं ये बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको ये समझ में आ सके कि ये रिसेंट ट्रेंड्स कितना फॉलो करना जरूरी है। रिसेंट ट्रेंड्स में आपको सबसे पहले आएगा प्रिसीजन फार्मिंग, जिसमें आप जीपीएस वगैरह, आईओटी सेंसर्स वगैरह, ड्रोन्स वगैरह अप्लाई करके आप खेती कर सकते हैं, यानी कि मॉडर्न फार्मिंग की बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट आपको बताएगा कि किसमें, किस क्रॉप में कौन सा डिजीज लगा है, कौन सा पेस्ट लगा है, किसमें कितने फर्टिलाइजर डोजेस की जरूरत है, ये सब आप इजिली जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको जीरो सिंथेसिस केमिकल देखने को मिलता है, आप इजिली जो है क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, फार्म यार्ड मेन्योर यूज कर सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक होता है, और बायो फर्टिलाइजर्स, राइजोबियम वगैरह यूज करके आप खेती कर सकते हैं। तो इससे आपकी मिट्टी की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी। देन आप टारगेट करेंगे यील्ड कॉन्सेप्ट पे, जो कि है मैथमेटिकल सॉइल टेस्टिंग एग्जाम्पल। आप सॉइल के टेस्ट करोगे कि हमारे सॉइल में ज्यादा एसिडिक है हमारा या बेसिक है, तो उस हिसाब से आप सॉइल को सही करोगे, देन आप पैदावार बढ़ाओगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इसमें आप एक ही खेत में अलग अलग चीजों को कर सकते हो, चाहे वहां पे आप कैटल्स वगैरह रख सकते हो, यहाँ पे आप पोल्ट्री का ये रेडिंग कर सकते हो, मतलब लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन कर सकते हो, साथ में आप फिश भी डाल सकते हो, है ना। देन वहां पे आप कुछ फ्रूट्स क्रॉप, कुछ वेजिटेबल क्रॉप, कुछ पल्सेस क्रॉप्स, कुछ मतलब मिक्सेज जिसे हम कहते हैं उसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहते हैं, जहाँ पे हर चीज आपको अवेलेबल देखने को मिले, है ना। अब समझ लेते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड मैनेजमेंट पहले आपको बताया था वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है, लेकिन हम बड़े पैमाने पे समझ रहे हैं। ये कॉन्टूर और ट्रेंच में देखा जाता है, सोइंग डाउन, जहाँ पे आपको सरफेस रन ऑफ देखने को मिलते हैं, ऐसे टाइप का स्लोप काटा जाता है
जो कि आपको इस तरीके का यहाँ पे प्लांट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही फसल यहाँ पे होते हैं, ऐसे ही प्लांट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे बारिश के अगर हम ऊपर रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं कि बारिश होगी उसी से फसल होगा हमारा, या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन से हम पानी इसको दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप पानी वहां पर देंगे तो वो बह जाएंगे, क्योंकि ये स्लोपी है, आपको भी पता है कि इसका हाइट जो है बहुत ज्यादा है और ये लोएस्ट पॉइंट है हमारा। तो वाटर शेड में क्या होता है इस मैनेजमेंट में, तो यहाँ पे एक डैम बनाया जाता है जिसे हम चेक डैम्स कहते हैं। इसमें प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन से, मतलब मिट्टी के बहाव से, और ये पानी को स्टोर करते हैं, और इन एक निश्चित समय में जब पानी की कमी होती है तब हम इससे पानी को रिलीज करते हैं थोड़े थोड़े करके, ठीक है। चलिए अब हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को समझ लेते हैं, क्या है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम समझा देते हैं इसके मैट्रिक्स को, स्टेट कॉन्टेक्स्ट को। तो एरिया की बात कर लेते हैं। तो टोटल एरिया की बात करते हैं, टोटल प्लांटेड लैंड्स जो है वो पर हेक्टेयर आपका मेजर किया जाता है। बिहार की हम बात कर रहे हैं, बिहार की, ठीक है। ये हमारा जो स्टेट है उसकी प्रोडक्शन जो है, टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन आउटपुट कितना आता है, तो आप मेजर कर सकते हैं टन में। तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, मेजर क्या आता है एरिया हेक्टेयर में, तो प्रोडक्शन क्या आता है टन में, और प्रोडक्टिविटी यील्ड क्या आता है केजी पर हेक्टेयर में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और बिहार की इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो हाई एरिया एंड प्रोडक्शन है इन पैडी एंड व्हीट, मतलब धान गेहूं की ज्यादा प्रोडक्शन होती है, लेकिन लोअर यील्ड्स ड्यू टू हाईली फ्रेगमेंटेड लैंड एंड सीजनल फ्लड्स। मतलब ऐसा जगह है बिहार में जहाँ पे बहुत ज्यादा बाढ़ वगैरह देखने को मिलते हैं, मतलब फ्लड देखने को मिलते हैं, तो इस वजह से क्षति देखने को मिलते हैं लोगों में। या फिर लैंड्स की जो है कमी है, मतलब इकट्ठे जमीन हमारे बिहार में नहीं है। मतलब अगर मान लो कि रामू और श्यामू दो भाई है, ठीक है, ये है हमारा रामू और ये है हमारा श्यामू, ठीक है। तो ये दोनों भाई है, तो इसका खेत है मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर खेत है, और इसका है इसका भी 1 हेक्टेयर खेत है। दोनों को मिला करके हो जाता है 2 हेक्टेयर। तो ये दोनों का बंटवारा हो गया, तो खेत डिवाइड हो गया, तो इकट्ठे की जमीन नहीं, इसके बीच में से बंटवारा हो गया। तो इसने मान लो वीट की ग्रो किया, इसने राइस किया, सब्जी का अलग अलग टुकड़ा में बंटते जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे इकट्ठे जमीन होते नहीं है एक जगह। कोई यहाँ पे जमीन खरीदा तो कोई अलग जमीन खरीदा, कोई रोड साइड खरीदने के चक्कर में रहता है, तो कोई चौर साइड खरीदते हैं। तो इस हिसाब से जो क्या है, हमारे पास जमीन कम देखने को मिलते हैं, और हमारे पूर्वज टाइम से उतने जमीन है नहीं, क्योंकि वो बढ़ते जाते हैं। उसके लिए प्रॉब्लम देखने को मिलती है आपको, ठीक है। अब समझते हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक बोटलनेक के बारे में। अब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अब आसान भाषा में आपको मैं समझा दूं कि हेक्टेयर के हिसाब से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मार्जिनल और स्मॉल क्या होता है, सेमी मीडियम और मीडियम क्या होता है। तो देखिए, जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है वो लार्ज फार्मर के अंदर काउंट आते हैं। सेमी मीडियम जिनको है वो 2 से 4 हेक्टेयर होते हैं, उनको हम सेमी मीडियम बोलते हैं, और मीडियम बोलते हैं 4 से 10 हेक्टेयर तक। मार्जिनल फार्मर जो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होता है, और स्मॉल फार्मर होते हैं जो 1 से 2 हेक्टेयर के आसपास होता है। तो 80% जो है हमारा, 80 से 85% जो हमारा फार्मर्स हैं वो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, क्योंकि वो मार्जिनल फार्मर होते हैं या फिर स्मॉल फार्मर होते हैं। तो आपको ये जानना है इसके बारे में डिटेल, तो एक वीडियो है जिसमें हमने बात किया था लैंड होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में, यानी कि फार्मर का क्लासिफिकेशन किया था। इसका वीडियो जो है वो आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं, हालांकि इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा यहाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं मार्केटिंग के बारे में, इंटीग्रेटेड वैल्यू के बारे में, कैसे काम करता है। तो जो ट्रेडिशनल हमारे फार्मर्स वगैरह थे, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे, वो डिस्ट्रेस हो जाते थे लोकल सेल से, क्योंकि जो मिडिल मैन है उसका पैसा खा जाता था। अगर मान लो कोई चीज 1 रुपए की अगर खेती की है, वो अगर मार्केट में आपको 3 रुपए बेचना है, तो बीच वाला बिचौलिया जो है वो 1 रुपए खा लेता है और वो 3 रुपए में बेचता है। तो मतलब आपको 1 रुपए का ही मुनाफा होता है ना। ऐसे आपको 2 रुपए का मुनाफा होता। तो इस तरीके के मिडिल मैन आपका जो पहले खाया जाता है। लेकिन अब हम रेगुलेटेड में आ गए हैं, तो जब हम एबीएमसी के अंदर आ गए हैं, मंडीज में आ गए हैं, तो ओपन ऑक्शन होता है कि मतलब कहते हैं ना कि पैकार होता है कि आपका जो फसल है उसका इतना कीमत लगाए जाते हैं, इतने कीमत में मिलेंगे। तो मिडिल मैन की झंझट नहीं होता है। अगर वही मॉडर्न की बात कर लेते हैं, तो ई नैम करके पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको प्राइसेस पता चलते रहते हैं, प्राइसेस ड्रॉप हुए हैं, कहाँ इंक्रीज हुए हैं, तो इस हिसाब से आप सेल कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा प्रोडक्शन होता है जो फार्मर ग्रो करते हैं, टोमेटो, दूसरे जाते हैं
लॉजिस्टिक्स के पास कोल्ड स्टोरेज में क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं। देन जाता है प्रोसेसिंग यूनिट में, फैक्ट्रीज में, जो कि केचप बनाने का काम करता है। देन रिटेल में जाते हैं, बोटल्स और सप्ली जो सुपरमार्केट्स में। देन कंज्यूमर के प्लेट्स में जाते हैं, यानी फाइनल प्लेट में। तो एक प्रोसेस है, प्रोसेस से गुजरता है, जब इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशंस। और प्राइस इंक्रीज होते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस से बचते हैं। अगर टमाटर आप खेतों में बेचोगे, खेतों से निकाल कर डायरेक्ट आप मार्केट में बेचोगे, तो सारे टमाटर नहीं बिक पाएंगे। और ये हाईली सस्टेबल होता है, और ये पेरिसेबल भी होता है, बहुत जल्दी पक जाते हैं, बहुत जल्दी सड़ जाते हैं। टमाटर को ज्यादा लंबे समय तक हम इसको स्टोर करके नहीं रखते हैं, इसलिए हम प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद हम यहाँ पे केचप वगैरह बनाते हैं, सॉस वगैरह बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझ लेते हैं मॉडर्न फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के बारे में। देखिए, पहले कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है? स्मॉल फार्मर होते हैं जो कि फुल लैंड लेबर और कैपिटल फार्म्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब लार्ज इंटरप्राइजेस के साथ प्रॉफिट के साथ शेयर करते हैं और उनको वो बेचते हैं। और कॉर्पोरेट फार्मिंग क्या होता है? जो कि लार्ज स्केल कॉमर्शियल फार्मिंग, जिसे हम मेगा कंपनीज वगैरह के लिए लीज लेकर के जो है वो खेती करती है, तो उसपे बड़े बड़े पैमाने पे चीजें ग्रो की जाती है, उसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, आप ये फलाना फलाना सीड टेक की फार्मर है, आपको स्पेसिफिक क्रॉप के लिए आपको एक गारंटेड प्राइस आपको दी जाएगी। मतलब क्रॉप, मतलब पहले ही आप कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे आप किसके साथ? कंपनी के साथ, और फिर ग्रो करेंगे। सेम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। जैसे कि पेप्सिको जो है वो क्या करती है? सीड फॉर लेज एंड पोटैटोस, मतलब आलू की खेती के लिए पहले ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराती है। और कॉर्पोरेट में क्या होता है? टाटा और रिलायंस जो है वो टी के लिए टी रियल एस्टेट्स वगैरह में फोकस करती है। और वही कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात करें तो अमूल मॉडल इन डेयरी, तो डेयरी फार्मिंग का इस तरीके का क्या है? कोऑपरेटिव फार्मिंग में आप हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से, बोलते हैं कि आपकी जो भी प्रोडक्शन वगैरह है वो हमको चाहिए, और उसकी जो कीमत होगी वो आपको देंगे। तो इस तरीके का आप बिजनेस करके, इस तरीके का आप डील करके आगे बढ़ सकते हैं, है ना? तो आपको लॉस भी देखने को नहीं मिलेगा, और निश्चित आपको एक तरीके का कंज्यूमर भी मिल जाएगा। अब एक चीज आपको समझा देता हूँ कि जो भी आपको मैंने अभी पढ़ाया है उसका नोट्स आपको देखने को मिलेगा agrifear.in वेबसाइट पे। देन आप आर्टिकल्स वहां पे जाके देख सकते हैं। एग्रीकल्चर की फ्री बुक मिलेगी, जिससे हम कहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर की बुक आपको देखने को मिलेगी, एमएससी की कुछ बुक्स देखने को मिलेगी, नोट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्विज देखने को मिलेगा, जिसको आपको अटेम्प्ट करना ही है। देन A to Z आपको देखने को मिलेगा, डिक्शनरी, जो कि आप एक बार देख ले, क्योंकि एग्रीकल्चर के बहुत सारे टर्म्स, आपके पास टाइम है तो आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही यूजफुल है। तो अब हम समझते हैं इसके मास्टर डिवीजन समझ लेते हैं थोड़ा सा। हमने मास्टर फॉर्मूला शीट्स में क्या पढ़ा था? IR इक्वल टू WR, यानी कि एफिशिएंट रेनफॉल प्लस सॉइल मॉइस्चर। तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं हम, कितना रिक्वायरमेंट है। पाव इक्वल टू PAW इक्वल टू फील्ड कैपेसिटी, से आपको पता चलता है कि प्लांट की अवेलेबल वाटर कितनी है। यील्ड प्रोडक्टिविटी के लिए टोटल प्रोडक्शन बाय टोटल एरिया से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हमारे प्रोडक्टिविटी है। बिहार की हाई यील्ड फैक्ट्स जान लेते हैं, इसमें दियारा और टाइल लैंड्स में आपको वाटर लॉक देखने को मिलता है, तो आप ये क्रॉप लगा सकते हैं, ये धान का है। मार्जिनल फार्मर्स जो होते हैं लेस देन 1 हेक्टेयर, जिसे 80 से 85% मेजोरिटी देखने को मिलता है। ठीक है। जो मोनोपोलिक मार्केट है, जो कि मखाना है हमारे बिहार में, 80% से ज्यादा मखाना होते हैं। शाही लीची है मुजफ्फरपुर का, जिसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है और इंटरनेशनल लेवल तक ये जाती है। देन हम साइंटिफिक नेम समझ लेते हैं टर्म्स, तो आपको पता है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा, जो कि मैक्सिकन बिटल्स और पार्थिडियम का होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जेसो टूल जो है वो वीट का टर्म दिए थे, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि इसको नोट्स मिल जाएगा, तो कमेंट जरूर करेगा आपको नोट्स नहीं मिल रहे होंगे तो। ठीक। फाइनल बात कर लेते हैं डिवीजन की, इसमें हमने क्या क्या समझा है क्रॉप प्रोडक्शन सिस्टम्स के अंदर। तो हमने सीरियल क्रॉप्स के बारे में समझा, पैडी व्हीट के बारे में समझा, कैश क्रॉप्स में शुगर केन डिजीज प्रैक्टिसेस के बारे में समझा, पल्सेस के बारे में समझा, सिस्टम्स में समझा क्या क्रॉप रोटेशन क्या होते हैं, मिक्स फार्मिंग क्या होता है, इंटर क्रॉप्स क्या होते हैं, मल्टी स्टोरेज क्या होते हैं, और इंटेंसिव फॉर्मूलाज क्या है। इन सब चीजों के बारे में हमने डिटेल में समझा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करेंगे, और हमारे चैनल पे अपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। और प्लीज एक कमेंट जरूर करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, क्या चीज की जरूरत है, किस टॉपिक पे अगला वीडियोस हम लाएं। और अगर आपको PYQ चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।